Chandan is from Sitamarhi, Bihar, and he has cleared the Bihar judicial exams with the 68th rank. And Chandan is a very old student. 2014-15 he had done the classes here. 14-15, लगभग 9 साल हो गए. But he has been working as a assistant professor in many colleges. जेएनयू से मैंने ग्रेजुएशन किया था 2008 से 11 में. जेएनयू से ग्रेजुएट होने के बाद फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय सीएलसी आ गया था. सीएलसी से फिर मैंने एलएलबी किया 2015 में पास आउट. उसी दौरान सेकेंड ईयर में सर के यहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया था. और एलएलबी जब हो गया तो उसके बाद थोड़ा सा सर मैं भटक गया था, चला एकेडमी की तरफ चला गया था. और फिर क्लैट का एग्ज़ाम दिया था उसी साल, तो ऑल इंडिया मेरे 35 रैंक आ गए थे. तो जब ऐसा रैंक आया था थोड़ा सा लालच आ गया. नेशनल स्कूल बेंगलोर मिल रहा था, तो नेशनल स्कूल बेंगलोर जा करके मैंने फिर एलएलएम कर लिया. और एलएलएम किया तो वहीं से फिर करने के बाद प्लेसमेंट मुझे मिल गया कलिंगा यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में. तो फिर चला गया वहाँ पढ़ाने के लिए. और फिर जब पढ़ाने लगते हैं तो पढ़ाने में अच्छा लगने लगता है, तो मुझे भी उसमें आई स्टार्टेड टेकिंग द फील्ड ऑफ टीचिंग. तो उसको मैं रम गया उसमें. फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया में थोड़ा सा आई स्टार्टेड फीलिंग एलोन कि ये पूरा ईस्ट दिल्ली में रहे हुए हैं, भुवनेश्वर में रह रहे हैं. फिर वहाँ से फिर इच्छा हुई कि नहीं अब चलो दिल्ली, तो उसको रिजाइन करके फिर मैं दिल्ली आ गया. और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय ज्वाइन कर लिया. यहाँ पे अपना कैंपस लॉ सेंटर है, तो यहाँ पे एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में ज्वाइन कर लिया, यहाँ पढ़ाने लगा. उसके बाद फिर सर मैं यहाँ पढ़ाया था 2020, 21, 22 इस दौरान सर मैं पढ़ाया था, 3 साल के आसपास पढ़ाया था. उसके बाद फिर दिल्ली में थोड़ा सा जब पॉल्यूशन फैला था, तो उसके बाद फिर और पिछले 2 बार से मैं इससे पहले भी 2 बार से इंटरव्यू में अपीयर हो चुका था. 30वीं में भी अपीयर हुआ था इंटरव्यू में, और 32वीं में भी अपीयर हुआ था. और दोनों में इंटरव्यू में कुछ नंबर 5 4 नंबर से रुक जा रहा था. तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ जाता है. तो फिर मैं दिल्ली छोड़ दिया कि अब चलो कहीं चलते हैं पहाड़ों में रहने, साफ़ सुथरा वातावरण में. तो इसीलिए मैं देहरादून की तरफ मैं चला गया. वहाँ ग्राफिक यूनिवर्सिटी को कॉन्टेक्ट किया कि आपके यहाँ कोई पोजीशन है तो आप बुलाइए, वहाँ हम आना चाहते हैं. तो वो लोगों ने फिर कहा कि हाँ आ जाइए. और जो मुँह मांगी सर पैकेज मांगा था वो भी वो लोगों ने कहा हाँ ठीक है सर कोई प्रॉब्लम, आप आ जाइए. तो उनको ज्वाइन कर लिया, वहाँ फिर पढ़ाने लगा वहाँ पे. तो वहाँ भी रहते रहते काफ़ी अच्छा लग रहा था. मीनवाइल फिर एपीओ का से रिजल्ट आ गया. तो एपीओ वाला जो रिजल्ट है बिहार में निकला था 1 साल पहले आज से, तो उसमें सर मेरे 28 रैंक थे सर मेरे उसमें एपीओ में. तो फिर जा कर के बिहार में एपीओ ज्वाइन कर लिया और 3-4 महीना वहाँ पे एपीओ के रूप में काम किया. और उसके बाद फिर अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई हमारी. तो फिर बीपार्ड गया चला गया, वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू हो गई. तो पिछले 6 महीने से बीपार्ड गया में हूँ और देश के अलग अलग हिस्सों में भेज करके उस लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं. तो वही चल रहा है. और तब तक इस एग्ज़ाम का भी इंटरव्यू हो गया, तो इसमें फिर सिलेक्शन हो गया 68 रैंक के साथ. तो अभी आप लोग के सामने बैठा हूँ. तो लंबी कहानी है. तुम्हारे साथ एपीओ में एक सुरेंद्र भी है. जी सर, हाँ, 7th रैंक से निकला है. वो भी ट्रेनिंग में है. जी हाँ है सर. तो समझ गए स्टोरी. मतलब लॉ जब आप करते हैं ना, तो एलएलबी के साथ एक हमारे साथ एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है. डिसएडवांटेज ये है कि इतने सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं करने के लिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं. आप एडवोकेसी की तरफ लालच होता है कि चलो एडवोकेसी कर लेते हैं, फिर होता है एलएलएम कर लेते हैं, कहीं पढ़ाई लेंगे तो एलएलएम भी कर लेते हैं. फिर कॉर्पोरेट का लालच होता है, कॉर्पोरेट भी चलिए करवा लेते हैं. फिर जुडिशरी तो अपना है, ये भी कर लेते हैं. तो उसमें कई बार जो होता है ना कि मतलब दिमाग को एक दिशा में रखना बड़ी सी मुश्किल हो जाता है. तो मेरे साथ यही हुआ था कि मैं बस करता गया, जो सामने आता गया मैं उसको लेता चला गया, तो बस होता चला गया. तो ऐसे ही हुआ है. बहुत अच्छा, वेरी गुड. तो बिहार के लिए कैसे तैयारी करी है बताओ इनको. देखिए, एक तो बिहार सर तो आपको पढ़ाएंगे पूरा थोरो ही पढ़ाएंगे. एक याद है सर जब मैं कोचिंग ले रहा था तो भरत चूग आए थे पहली बार. जैसे आप लोग बैठे हैं तो एक भरत सर थे, उनका सिलेक्शन उस समय डीजीएस में रैंक 1 आया उनका आया था. तो वो यहाँ पे आए थे. तो उन्होंने यही कहा था कि सर के नोट को उन्होंने मल्टी बार 50 बार उन्होंने बोला था क्लास में. मुझे याद है कि सर मैंने 50 बार आपके नोट्स के मैंने रिवाइज कर गए थे. पूरा थोरोली उन्होंने पूरे सब्जेक्ट को कवर कर रखा था. तो
ये बिहार को लेकर के आपको तो एक देखना होगा कि ये पंजाब, दिल्ली और हरियाणा, इनका पैटर्न थोड़ा अलग है और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, जो आपको सर के पढ़ाई के दौरान ये सारी चीज़ें आपको क्लास में जो एप्लीकेशन बेस्ड सर जितनी पढ़ाते रहते हैं उससे आपका वो अच्छे तरीके से तैयारी हो जाता है। और जहाँ बिहार, यूपी और झारखंड जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा लंबा लंबा आंसर की डिमांड होती है और सब्जेक्टिव में थोड़ा सा बड़े बड़े आंसर आपको तैयार करने होते हैं। तो उसके लिए आपको मैंने जो तैयारी की थी कि मैंने तो सर मेरी एक आदत थी कि यहाँ से जो पढ़ के सर जो पढ़ाते थे तो फिर जाने के बाद एक एक सेक्शन 1 से लेकर के और 584 सेक्शन तक, जो मान ली CRPC का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो मैं क्या करता था कि एक सर के दिए हुए नोट से अपना एक नोट आइडियल एक आंसर बना लेता था कि एक एक पेज 2-2 पेज में एक आइडियल आंसर बना लेता था सारे सेक्शन से लेकर अंत तक, कि इसमें मेंस के क्वेश्चन क्या पूछ सकते, इस पे क्या पूछ सकते, इस पे क्या, पूरे संभावित क्वेश्चन बना के और मैं फॉलोअर में अपना तैयार करके रखता था। और इसीलिए कि वक्त वक्त जो भी जजमेंट आपको एडिशन करने हो तो उसमें आप वक्त वक्त अपना इम्प्रोवाइज करते रहिए और अपना सेल्फ नोट आंसर, आपका एक मॉडल आंसर तो आपका तैयार होना ही चाहिए कि आपको बार बार मल्टीपल टाइम जितना बार आप रिवीजन करेंगे तो वर्डिंग्स तक आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कि ये सेक्शन जुडिशरी की तैयारी तो सर के सामने बैठा हूँ तो मैं क्या ही बता रहा हूँ। तो मतलब इसमें आपको ज़्यादा विद्वान नहीं मांगता है कि आप PhD और स्कॉलर की आपको डिमांड नहीं होती है, इसमें डिमांड होती है कि उस सब्जेक्ट को आप लॉ के जिस्ट को समझ रहे हैं, उसके एम एंड ऑब्जेक्टिव को समझ रहे हैं और आप एक जज के रूप में सोच पा रहे हैं कि कोई ये सवाल आपके पास आया है, लीगल क्वेश्चन आया है तो उसको आप सही तरीके से आप निपटारा कर पा रहे हैं, यही आपकी डिमांड होती है। तो जब बिहार के लेकर के आपको एक है कि लंबे आंसर राइटिंग, जैसे आप कॉलेजों में आपने अपने एग्जाम दिए होंगे ना, जहाँ जहाँ पढ़ते होंगे CLC में, BHU में, जहाँ जहाँ भी आप दिन दिए होते, तो बिहार यूपी का आंसर स्ट्रेट क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे, एप्लीकेशन बेस्ड वहाँ कम ही पूछते हैं, वहाँ आपसे स्ट्रेट पूछेंगे। लेकिन उस स्ट्रेट के लिए भी दिक्कत है क्या कि आपको पूरा अब्रेस्ट होना चाहिए कि 3 घंटा आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए, अगर कलम अगर रुक जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 3 घंटे तक अगर आपकी कलम चलती रह गई तो समझिए कि आपका सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट होने चाहिए, तो एक टाइम भी आपको देखना है। मेरे साथ क्या हुआ था सर, 31वीं का आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। 31वीं में मेरे साथ क्या हुआ था कि प्रोसीजरल का एग्जाम था मेरा, उसमें 150 नंबर का एक प्रोसीजरल होता है, मैंडेटरी पेपर होता है, CRPC, CPC, एविडेंस और आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे क्वेश्चन पेपर दिया और मैं वो क्वेश्चन पेपर देखा, मुझे लगा कि सब तो मुझे आ ही रहा है, तो मैं जब आंसर राइटिंग लिखना शुरू किया तो पूरा फ्लो में सजा के पहले ही दूसरे क्वेश्चन में एक ही सेक्शन में बहुत सारे टाइम खा गया मैं। अब 100 नंबर के क्वेश्चन लिखते हुए सर मेरे पूरे समझो 2.5 घंटे में मैं 100 नंबर लिखा था और अंतिम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए मेरे पास ही 30 मिनट बचे हुए थे। वो देखे तो मैं तो बिल्कुल नहीं सर लगा कि गया मामला हाथ से। लेकिन फिर भी जो है इंटरव्यू का कॉल आ गया था, क्योंकि आंसर की क्वालिटी अच्छी थी तो वो इंटरव्यू में दे दिया था। तो उस समय मैंने ये समझा कि आपका उतना लंबा भी नहीं लिखना है, कि आइडियल आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, इसका पर्पस क्या है, सेक्शन का एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, और क्वेश्चन का जो आंसर जो पूछ रहा है वो आपने आंसर दे देना है। और एक आध जजमेंट आपको अगर याद हो उस पर, ये नहीं कि 5 गो जजमेंट लिखने के चक्कर में आपने पूरा टाइम ही अपना किल कर दिया, तो वो भी नहीं करना है। 2-3 आइडियल जो मतलब जो एप्ट बिल्कुल सूट कर रहा है वैसे आप जजमेंट लिखने हैं, ऐसे कर करके आपका आंसर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट का बड़ा खेला है और वो आप तभी कर पाएंगे जब मल्टीपल रिविजन वो करना एक ज़रूरी है। जितना बार हो सके सर के नोट्स पढ़िए, अपने भी एक आइडियल आंसर सर के नोट जो जा रहा है तो उसका भी रोज का रोज अपना एक बनाते चलो कि आज जो पढ़ा है उसमें अगर आंसर आएगा तो बिहार के हिसाब से आप कैसे कैसे आप अपना लिखेंगे, दिल्ली में आएगा तो कैसे लिखेंगे, पंजाब में आए, क्योंकि हर राज्य का अपना अपना एक अलग फॉर्मेट होता है, तो उस अनुसार से आपको लेकर के दिमाग में चलना होगा। और दूसरी बात कि बिहार को लेकर के GK GS को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि वो 250 नंबर का वो GK GS का वहाँ पे आता है, बिहार में भी और यूपी में भी वहाँ GK GS की सर बड़ी भूमिका हो जाती है कि 250 नंबर का आता है। लॉ में तो क्या है कि सारे बच्चे लॉ के भी लीगल बैकग्राउंड के सब मेहनत ही कर रहे हैं, तो मार्जिन लेना उसमें मुश्किल हो जाता है, 10-20 नंबर का मार्जिन हो पाता है। लेकिन उसमें जब 250 नंबर का मार्जिन आपका GK GS ही ले जाएगा तो उसके लिए ज़रूरत है कि जितना लॉ में हम लोग मेहनत कर रहे हैं कम से कम 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा नहीं, अब GK GS पे आप टाइम निकाल करके उसकी तैयारी आप अच्छे से उस पर भी फोकस करते चलिए, क्योंकि 1-2 महीना में नहीं होगा GK GS की तैयारी। उसके लिए भी कम से कम यहाँ 1 साल दे रहे हैं ना हम लोग अपना लॉ को कंप्लीट करने में, तब एग्जाम देते हैं, तो उसी तरह से 2-2 घंटा कम से कम निकाल करके पूरी साल भर अपना GK GS पे ही आप तैयारी कीजिए अच्छे से।
और जीके जीएस भी ऐसा नहीं है कि आपसे कोई बड़ा हार्ड पूछा जाएगा, यूपीएससी के लेवल का पूछा जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसका जीके जीएस का भी जो लेवल होता है बिल्कुल मतलब सिंपल तरीके का होता है कि आपसे ये उम्मीद रखी जाएगी कि आपको हिस्ट्री के बेसिक आपको फैक्ट आ रहे हों, ज्योग्राफी के बेसिक फैक्ट आ रहे हों, साइंस के बेसिक फैक्ट आ रहे हों, तो उस लेवल का आपको तैयारी करना होगा कि तुम कम से कम वो सारी चीज़ें आप मिस ना करें, ताकि 250 नंबर में आप समझ रहे। मेरे 250 में सर 200 तक मैं टिका देता था। मेरे जीके जीएस बड़े अच्छा रहता था, मतलब हाँ कि मतलब मेरा ये रहता था कि जीके जीएस का जो है ना मेरे अच्छे, इसीलिए तो 28 रैंक लग गया था सर एपीओ वाले में। उसका एक बड़ा इम्पैक्ट डला था। और पिछले 2 जुडिशरी में ही 150 में मेरे 119 120 नंबर आ जाते थे जीके जीएस में। तो उस पर आप अच्छे से फोकस कीजिएगा। और मैं बता देता हूँ मैंने क्या मटेरियल एफर्ट किया था। एक घटना चक्र की आती है, 3 वॉल्यूम में आती है ना, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और साइंस का, वो तीनों ले करके उसको कि जितना बार हो सके उतना बार पढ़ जाइए, बार बार रिविजन कर जाइए और एक उसके बाद से उसको रिवीजन कर जाइए। पहले एक बार आप लोग घटना चक्र को पढ़ लीजिएगा। वो पहले एक देता है पैराग्राफ में इतना दे देगा, फिर उसका एमसीक्यू देता है। तो बड़ा अच्छा होता है कि पैराग्राफ जरूर पढ़िएगा, कि उसको आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो जाके सॉल्व करेंगे, उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाती है। तो लगेगा कि पूरी हिस्ट्री ही आपने पढ़ लिया, आपने ऐसा लगेगा। तो उसको आप रेफर कीजिएगा, इतने ही मटेरियल को बार बार कीजिएगा और एमसीक्यू भी बना जाइएगा प्रीवियस ईयर्स के जो हैं, उसकी भी एक बड़ी भूमिका होती है बिहार में। तो मैंने उसको बनाया था एग्जीक्यूटिव वाले के पीटी का, जो बिहार के एग्जीक्यूटिव का पिछले 15-20 साल के जो पीटी का आता है ना, 1 लाइनर टाइप का, वो बिहार के मेंस के बच्चों के लिए काम आ जाता है, क्योंकि मेंस में 1 लाइनर टाइप का पूछते हैं बिहार में जनरली। तो वो उसको आप पढ़ जाइएगा, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं। तो वो मैंने किया था सर। तो बिहार के लिए तो यही है। और तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ था? इंटरव्यू देखो क्या होता है कि इंटरव्यू में है ना, उसकी भी तैयारी कोई 1 दिन 2 दिन का तो नहीं है ना। सर आपको इसे कराएंगे, जब भी होता है ना हमारा निकलता है तो आके हम लोग मॉक देते हैं। मैं भी आता था मॉक, जो भी मेंस आपका निकलता है तो यहाँ मॉक होता है। उसमें क्या होता है कि 10 दिन तक का जो भी यहाँ टीचर होते हैं वो आपको 10 दिन में सारा कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस कवर करा दें, लेकिन उसमें उतना में हो नहीं पाता है। वो आपका तभी होगा जब सालों भर आप यहाँ पढ़ रहे हैं, उसको आप पूरा अच्छे तरीके से करते चले जाएं। और इंटरव्यू की तैयारी में हमने देखा है कि वो आपके व्यक्तित्व का ग्रेविटी चेक करते हैं। वहाँ पे लॉ का ज्ञान कोई बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, पूछेंगे बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपका वो देखने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर में अपने जॉब को लेके सिंसियरिटी है कि नहीं, इसका सोशल कमिटमेंट है कि नहीं सोसाइटी के प्रति, इस प्रोफेशन के प्रति इसकी सीरियसनेस क्या है, आपके अंदर यूनिट मतलब कि इंटीग्रिटी इस व्यक्ति के अंदर झलक रहा है कि नहीं, ईमानदारी। तो ये सारी चीज़ें जज करने की कोशिश करते हैं। तो उसकी कोई तैयारी नहीं हो सकती है। उसकी तो तैयारी होती है जब LLB की पहली क्लास आपकी शुरू होती है ना, उस दिन से आपकी तैयारी होनी शुरू हो जाती है। उसी दिन से आपकी जो कैरेक्टर निर्माण और इंटीग्रिटी का निर्माण जो है उसी दिन से शुरू होता है, जिस दिन से आपका टीचर आकर के यहाँ पे पहला मैक्सिम लॉ का पढ़ाता है, उबी जस्ट इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। तो वहाँ से आपकी समझिए कि इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो जाती है। और रोज़ बरोज सर जितना चीज़ें बोलते रहते हैं उसी सब को आप करते रहिए, इनवाइव अपने व्यक्तित्व में, तो इंटरव्यू की तैयारी वही हो जाती है। और जुडिशरी में बिहार में खास करके मैं बताऊंगा कि वो ज़्यादा इधर उधर के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो लीगल पे ही निर्भर करते हैं सर। जैसे तो एग्जीक्यूटिव में होता है ना कि बहुत सारे GK GS से कि देश में चल रहा है, इस पर ही बताइए, वो बताइए, G20 पे बताइए, तो बिहार में ही नहीं मांगते हैं। वहाँ मैंने देखा है कि मैं पहले 2 इंटरव्यू दिया था, तीसरा इंटरव्यू था, IPO मिला के चौथा था सर। तो चारों में ही लीगल बेस्ड क्वेश्चन ही पूछते हैं सब। 1-2 अगर हो गया तो GK का आप कहीं पूछ दिए, कोई टीचर फन लेने के लिए पूछ देंगे आपसे, लेकिन मैक्सिमम अगर 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें से मान के चलिए कि 20-22 क्वेश्चन आपके लीगल क्वेश्चन से ही होंगे। और वो आपका सब्जेक्ट का आपका बेसिक ज्ञान आपका चेक करेंगे, उसी पर वो जज कर लेते हैं कि हाँ कितने पानी में है, क्योंकि वो लोग बहुत सारे लोग नहीं बता पाते हैं। तो इसीलिए सब्जेक्ट का बेसिक होना, सर वो भी नहीं बता पाते हैं बहुत सारे लोग, तो इसीलिए ज़रूरत है कि सब्जेक्ट का जो बेसिक आपको पढ़ाई जा रही है उस बेसिक को आप क्लियर करते चलिए, तो इंटरव्यू का ऐसे ही हो जाएगा। मैं अपना अनुभव सर बताता हूँ इस बार का कैसा मैं अनुभव रहा था। जस्टिस वीरेंद्र चौधरी के बोर्ड में सर मेरा पढ़ा था, उनके बोर्ड में, और बोर्ड काफ़ी फ्रेंडली था। इस बार का बोर्ड बहुत ही अच्छा फ्रेंडली था। पिछले बार के इंटरव्यू तो सर बड़ा वाहियात चला गया था। उस बार तो मतलब उस बार तो जाते ही बोर्ड मुझे लगा कि हॉस्टाइल ही है मेरे प्रति, मतलब अजीब अजीब क्वेश्चन। और इंटरव्यू में भी होता है कि किसी दिन आपका दिन होता है, को 2 चीज़ें हैं, ये मत सोचिएगा कि हम बहुत पढ़ रहे हैं तो मेरा हो ही जाएगा टाइप से, है ना। इसमें
लक भी बड़ा फैक्टर करता है। किसी दिन ईश्वर के आपके ऊपर, गुरुजनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहता है तो उस दिन आपका सारे क्वेश्चन, आपके पत्ते आपके जो है आपके अकॉर्डिंग पढ़ते आपके चले जाते हैं। तो मेरा एपीओ में भी उसी तरह से पता पड़ गया कि सारे क्वेश्चन जो पूछ रहे थे सारे मुझे आ रहे थे, और इंटरव्यू में भी वही हुआ कि जो पहला क्वेश्चन पूछा उन्होंने उसी समय से मुझे लग गया कि बोर्ड अपने फेवर में जा रहा है। तो मैं पहले गया वहाँ पे, तो जज ने पूछा कि चंदन कुमार आपका 2015 में एलएलबी हुआ है कि कहाँ से हुआ है? तो मैंने कहा सर कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर मैंने किया है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्हें पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा सर अभी लोक एवजन पदाधिकारी के रूप में सर मैं कार्य कर रहा हूँ। तो उन्हें पूछा कहाँ पोस्टेड है? तो मैंने कहा शिवहर में मैं पोस्टेड हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा कि एपीओ के रूप में कहाँ कहाँ घूमने का आपको मौका मिला है बिहार में? क्योंकि बड़ा आजकल फैल गया है ना कि बिहार में बहुत घुमा रहे हैं एपीओ को, पूरे देश में घुमाया जा रहा है। तो हमने कहा सर केरला जुडिशियल एकेडमी की तरफ से केरला गया था, फिर दिल्ली में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की तरफ से आया था, फिर एक वहाँ एनएफएसी निमास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड स्पोर्ट्स अरुणाचल प्रदेश गया था। उसके बाद जीविका दीदी प्रोग्राम एक बिहार का होता है, उसके लिए विलेज इमर्सन प्रोग्राम के लिए मुझे बिहार के गाँव में भेजा गया था। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसने एक उसमें से जीके का क्वेश्चन उनको मिल गया। तो उन्होंने कहा अच्छा बताइए कि निमास अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो मैंने कहा सर वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो उन्होंने कहा वो कामेंग डिस्ट्रिक्ट में होगा जी। तो उनका एक जीके का क्वेश्चन निकल के आया था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा था कि मान लीजिए एपीओ के रूप में आप कहीं काम कर रहे हैं, किसी सब डिवीज़न में काम कर रहे हैं, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया है, किसी को चाकू वाकू लग गया है, वो आदमी मरने वाला है और उसका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करना है, तो कौन डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करवाएगा? ये एक क्वेश्चन हमसे पूछा था। तो हमने कहा सर अगर कोई जुडिशल मजिस्ट्रेट वहाँ मौजूद हो तो उनके निगरानी में करवा लिया जाएगा तो ऑथेंटिसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कहा कि अगर मान लीजिए कि कोई जुडिशल मजिस्ट्रेट भी नहीं है वहाँ तो कौन करेगा? तो हमने कहा सर तब तो डॉक्टर साहब होते हैं, वो भी उसका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे उनका। तो फिर कहा कि अगर वो भी ना हो, तो हमने कहा सर वो भी ना हो तब तो सर किसी भी व्यक्ति जो भी सामने उसके पड़ेगा उसका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करवा लिया जाएगा उसका। तो उन्होंने कहा कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या रहेगी? तो हमने कहा सर डाइंग डिक्लेरेशन की ऑथेंटिसिटी तो सर बहुत सारे फैक्टरों पे डिपेंड करती है। एक जैसे कि उसका देखा जाएगा कि जिस समय वो कर रहा था उसका मेंटल कंडीशन कैसा था, फिजिकल कंडीशन कैसा था, लाइटिंग कैसी थी, जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं कुशाल चंद केस में, वो सारे फैक्टर पैरामीटर देखे जाएंगे उस पर। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। फिर उन्हें मुझसे अगला क्वेश्चन पूछा था कि 156(3) CRPC क्या कहता है, ये हमसे पूछे थे। तो अब इतना सिंपल लगे पूछने तो हमको लगा कि हाँ ठीक ही बोल रहे हैं। तो हाँ तो फिर मेरे से थोड़ा सा डिटेलिंग में आंसर चला गया मेरे दिमाग में अचानक से 156(2) आ गया। मैंने कहा सर एक रेमेडी देता है कि अगर किसी व्यक्ति का FIR अगर थाने में नहीं लिया आता है तो सब्सटेंस इन राइटिंग लिख करके SP को देगा और SP फिर देखता है उसमें या तो ही हिमसेल्फ विल इन्वेस्टिगेट और डायरेक्ट एनी सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू गो एंड इन्वेस्टिगेट। अगर वहाँ भी नहीं होता है तो ही कैन अप्रोच टू द मजिस्ट्रेट एंड मजिस्ट्रेट विल गिव डायरेक्शन टू लॉज द FIR एंड डू द इन्वेस्टिगेशन। ऐसे तो उन्होंने कहा ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन था। फिर उसके बाद अगला हमसे पूछा कि आपने 202 सुना है CRPC में एक प्रोविजन है? तो हमने कहा हाँ यह सर सुना है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस की बात करता है। तो फिर उसने अगला बात हमसे पूछा था कि जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ से शुरू होता है CRPC के अंदर में? तो हमने कहा सर फॉर द फर्स्ट टाइम जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन करता है कॉग्निजेंस लेने के वक्त, उस समय सर हम मानते हैं कि अब जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया है। तो कहा कि कब मतलब हाँ। फिर उन्हें पूछा कॉग्निजेंस किन किन चीज़ों पे मजिस्ट्रेट ले सकते हैं? तो मैंने कहा एक तो कंप्लेंट प्रोसीजर पे होता है कि आफ्टर एग्जामिनेशन और कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद कंप्लेंट पे ले सकते हैं कॉग्निजेंस। कहा कि उस पर भी नहीं। तो हमने कहा सर एक तो फिर पुलिस रिपोर्ट पे लेता है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन का चार्जशीट फाइल करता है तो उस पर ले सकते हैं कॉग्निजेंस। तो कहा तो 2 हो गया। तीसरा तो हमने कहा ऑन हिज ओन नॉलेज पे अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट कहीं से उनको जानकारी मिलती है तो उस पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है। ये हो गया इनका क्वेश्चन। फिर उसके बाद हमसे पूछा हाँ यही क्वेश्चन पूछा था कि सत्येंद्र कुमार एंटिल का आपने केस पढ़ा है कि नहीं, जो अभी आया है ना, तो उस वाले केस पे तो मेरे दिमाग से थोड़ा मैंने कहा सर ये तो अरेस्टिंग की बात करता है कि किसी भी केस में डायरेक्शन है कि अगर डायरेक्टली मतलब अगर FIR या कंप्लेंट आता है तो उसको अरेस्ट नहीं कर लेना है पुलिस के द्वारा, बल्कि उसमें थोड़ा सा कॉशन रखना है, प्रीवियस इंक्वायरी कर लेना है अरेस्ट करने से पहले। तो उन्होंने कहा उसने हमसे पूछा कि
इसमें तो किन किन केसों में किए जाते हैं? तो हमने कहा सर मैट्रिमोनियल केसेज में किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो एक ही हुआ, इसमें 4 केस बताए गए थे उस जजमेंट में। तो हमने कहा सर एक तो मैट्रिमोनियल केसेज में बताया था, दूसरा मेडिकल नेग्लिजेंस में बताया था, तीसरा कॉमर्शियल केसेज में बताया था, और चौथा मुझे याद नहीं है सर। तो उन्हें कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं है। तो फिर ये लीगल क्वेश्चन थे। फिर वहाँ से बढ़ करके एक प्रोफेसर साहब बैठे थे, तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि पार्लियामेंट किन किन लोगों को मिला करके बनता है आपका, संसद हमारी? तो हमने कहा कि सर राष्ट्रपति महोदय को लेकर के और लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके हमारा संसद बनता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि ये पार्लियामेंट आया कहाँ से, इसका ओरिजिन ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से आता है? तो मैंने कहा पार्लियामेंट का ओरिजिन तो सर हम लोग फॉलो करते हैं वेस्टमिंस्टर सिस्टम, और जो यूके का है उस प्रणाली को हम फॉलो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट शब्द आया कहाँ से है ये बताइए। तो हमने कहा सर आप मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड को रेफ़र कर रहे हैं क्या सर, 13वीं शताब्दी को? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं वो नहीं कर रहा। तो उन्होंने फिर अपने ही से बता दिया कि पार्लियामेंट शब्द आया है पार्लिया शब्द से आया है, जिसका मीनिंग होता है कि बैठ चीज कर बात करना, कि उस शब्द से आया। वो इटिमोलॉजिकल डेवलपमेंट में चले गए थे। तो वो मैंने कहा सॉरी सर इटिमोलॉजिकल डेवलपमेंट तो मुझे नहीं पता है। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो दूसरे बोर्ड के मेंबर थे, उन्होंने हमसे पूछा कि मैं आपसे पार्लियामेंट में ही आपसे चलता हूँ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहा है तो मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही पूछता हूँ। तो उन्होंने हमसे पूछा कि पार्डोनिंग पावर के बारे में आप जानते हैं? तो हमने कहा यस सर, ये हेड ऑफ स्टेट को, एग्जीक्यूटिव को पावर दिया गया है कि वो किसी व्यक्ति के अपराध को क्षमा कर सकता है, पूरी तरीके से उसको एक्सोनरेट किया जा सकता है। और दिया गया है कि मतलब इसलिए बनाया गया है कि दुनिया की कोई भी न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरीके से इम्यून नहीं हो सकती है एरर से, इसीलिए इसको अंडू करने के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दिया गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि सीआरपीसी में भी इसका प्रावधान दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है इसका प्रावधान। तो हमने कहा यह सर 433 सीआरपीसी भी बात करता है इसकी पार्डोनिंग पावर की, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात को दिया गया है। तो कहा दोनों में अंतर क्या है बताइए? तो हमने कहा सर 433 में कुछ लिमिटेशन लगाए गए हैं कि किसी भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले को छोड़ने से पहले कम से कम 14 साल उसको जेल में रहना पड़ेगा, और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट में मतलब ऐसा लिमिटेशन नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। फिर उन्होंने हमसे पूछा इस पर कोई जजमेंट भी आपको याद है? तो हमने कहा यह समारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक जजमेंट है। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद अगला बोर्ड मेंबर के पास गया क्वेश्चन, तो उन्होंने फिर पार्लियामेंट, उन्होंने भी कॉन्स्टी को ही उठाया। तो उन्होंने भी कॉन्स्टी ये पूछा कि ये बताइए कि पार्लियामेंट सुप्रीम है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है? तो हमने कहा कि सर भारत में हमने वी हैव अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, कि हमने सेपरेशन ऑफ पावर को अख्तियार किया है, और ना ही पार्लियामेंट सुप्रीम है और ना ही सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का जो फाइनल अथॉरिटी दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के पास दिया गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आई एम रीफ्रेमिंग क्वेश्चन अगेन, मैं फिर से रीफ्रेम करता हूँ, अब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है? तो मैंने कहा कि सर ऐसे मामले में तो कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, क्योंकि पार्लियामेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके ही काम करना पड़ता है। इस बात को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन भी स्थापित कर चुका है, और कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल्स और जो लिमिटेशन दिए गए हैं वो भी यही कहती है कि संविधान सुप्रीम है, और गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन को इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट को भी उसी के दायरे में रह के काम करना है। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है। फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन फिर दागा, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में क्या है इस मामले में, कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट सुप्रीम है कि नहीं है? तो हमने कहा यस सर, इंग्लैंड की पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो कुछ भी कर सकती है, कि इट हैज बीन सेड अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड इट कैन डू एनीथिंग अंडर द सन, कुछ भी कर सकती है वो, संसद क्रिएट कर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर सकती है, एवरीथिंग। तो इतना ही होते होते मतलब लग रहा था कि हम बातचीत कर रहे हैं, मतलब ऐसा स्मूथली चल रहा था। फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन हमसे पूछा कि हाँ एक लास्ट क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं आपसे हम। हमने कहा ठीक है, कि इससे पहले भी आप दिए थे इस सर्विस का? तो हमने कहा यह सर पिछला बार भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन कुछ नंबरों से नहीं रह पाया था। तो उन्होंने कहा कि कितना नंबर से? तो हमने कहा सर 4-5 नंबर से सर नहीं रह पाया था। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है। फिर मैंने कहा प्रणाम सर करके, फिर उन्होंने कहा गॉड ब्लेस यू, और फिर मैं बाहर आ गया। तो यही पूरा मतलब नो मेंबर वाज हॉस्टाइल टू मी सर, पूरा मतलब शुरू से ही लेकर अंत तक स्मूथ गया था। तो अच्छा था इंटरव्यू, बहुत ही बढ़िया गया था।
अब तो तुम्हारा ट्रेनिंग ये एपीओ वाला चलेगा ना? जी ये तो चल रहा है, 14 दिसंबर तक है, चल रहा है। और इसके बाद 1 महीना का और बचा हुआ है सर। तो उसके लिए फरवरी में वो लोग बुलाने वाले थे, 14 फरवरी से 14 मार्च तक। तो अब देखिए, अगर ज्वाइनिंग जब तक वहाँ अगर नहीं हुआ तो तब तक इसको कंटिन्यू करूँगा। जब तक ज्वाइनिंग ना आए तब तक तो इसको कंटिन्यू। जी सर, जजेज लोग हैं मेरे जिला के, उन्होंने कहा है कि जिस दिन ज्वाइनिंग उधर कीजिएगा उस दिन इधर रिजाइन कीजिएगा। हाँ। क्योंकि आप बिहार गवर्नमेंट में ही हैं आप, तो आपकी सर्विस जो है कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ऐसा उनका निर्देश है हमको सर। लगता है ट्रेनिंग भी तुमको शायद कम मिलेगा, मतलब जल्दी पोस्टिंग दे देंगे शायद। सर ट्रेनिंग तो उसका अभी 1 साल करना पड़ेगा सर। हाँ, पूरा जी पूरा करना जी, ट्रेनिंग तो पूरी चलेगी, हाँ, उसका भी ट्रेनिंग जुडिशरी का भी तो 1 साल क्योंकि फिर उनका अपना चलेगा ना, जो जुडिशल एकेडमी का उनका अपना करिकुलम है। दोनों अलग अलग। जी जी, दोनों ही अलग अलग है। अभी हम आप बिहार गवर्नमेंट के हम एम्प्लॉय हैं। अभी हम प्रोसिक्यूशन पार्ट के लिए वी कम अंडर द होम डिपार्टमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट। लेकिन वो फिर क्या है, आपके सर्विस के सारे डॉक्यूमेंट आपको हाई कोर्ट को सुपुर्द कर दिए जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग एम्प्लॉय बन जाएंगे हाई कोर्ट के। तो हमारे लिए हर डिसीजन और निर्देश जो है हाई कोर्ट पे काम करेगा। तो ऐसा होता है सर, इस तरह से। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। कल ही आने वाले थे, लेकिन इनको ट्रेनिंग चल रही है ना इनकी। कल यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, आईपा है ना यहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस करके, आईटीओ के पास है। तो वहाँ ट्रेनिंग चल रही है 1 वीक की हमारी। तो इसीलिए कल मैं यहाँ आने वाला था। लेकिन क्या होता है कि सुबह 10 बजे से 1 बजे तक वो क्लास लेते हैं, और फिर 1 बजे के बाद आपको घुमाने ले जाते हैं कहीं कहीं। तो बहुत जगह घुमाया है सर अभी तो। आ करके पार्लियामेंट ले गए, फिर उसके बाद अक्षरधाम मंदिर ले गए, संसद भवन का भी साथ बुक था, लेकिन सत्र चालू हो गया तो संसद भवन अभी रहने दिया गया। फिर उसके बाद एक दिन, फिर अगले दिन फिर वहाँ ले गए थे, ताजमहल ले गए थे, ताजमहल घुमाया। फिर वहाँ से ला करके यहाँ ले गए थे, प्रधानमंत्री संग्रहालय ले गए थे। तो कल उसी में बिजी था। आइटिनरी में दिया गया था कि 4 बजे फ्री हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ बोल दिया था सर को कि मैं 5 बजे तक आ जाऊँगा। लेकिन वहाँ 5 बजे तक तो अब सब घूमते घूमते कहाँ पता चलता है, इतनी सारी गैलरी बनी हुई है, सब लोग देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, हिस्ट्री में खो गए थे लोग। तो 5 बज गया। तो फिर मैंने कृष्णा भैया को कहा कि अब सॉरी कि सर को जाने दीजिए, सर को जाना होता है, कि अब कल आते हैं। तो यही था। नहीं, चलो अच्छा है, हो जाता है। लेकिन पेशेंस से जो है ना, पेशेंस तो मांगता है कि आप पेशेंस के साथ आप कीजिएगा। मेरा हो गया तो किसी का हो सकता है, मतलब हो जाएगा। मेरे भटकाव थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कि मैं टीचिंग लगा करने, एलएलएम करने चला गया। तो उन चीज़ों में मैं दूसरे प्रोफेशन में मैं चला गया था। तो थोड़ा सा फोकस हो करके लगे रहिएगा तो हो जाएगा सिलेक्शन। और सर के यहाँ से तो बहुत सारे बच्चों का होता ही रहता। मुझे लगता है मेरे बैच से तो जो भी लोग तैयारी करने में थे सबका हो ही गया लगभग। मेन जितने बच्चे से पढ़ने वाले सबका हो गया, एवरीबॉडी गॉट सिलेक्टेड। तो हो जाएगा आप लोग का भी। पर ये हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे। लगे रहिए बस। जी हाँ, लगे रहना पड़ेगा आपको। एक तो है कि सर यही मांगता है। और तुम लोग क्लास तो नहीं और लगातार नहीं, क्लास तो मैं नहीं छोड़ता था। मैं क्लास तो मैं रेगुलर करता था। आई वॉज ए डिसिप्लिन स्टूडेंट। और टच में लगातार रहिएगा, ये नहीं कि इसलिए कोर्स खत्म हो गया तो चले जाइएगा। तो अपने में अगर लगेगा ना कि अब हो गया कोचिंग, घर बैठ गए खुद से कर रहे हैं, तो ये मत कीजिएगा। बार बार टच में रहिएगा कि जब भी आ करके और कुछ नहीं हो रहा है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया और टेस्ट सीरीज आ करके दीजिएगा। उससे जो होता है ना, कई बार क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया का आप हिस्सा बन जाते हैं। ये किस्मत, मैंने बताया है कि मेहनत भी आपका हार्ड वर्क है, और किस्मत और ऊपर वाले का आशीर्वाद ही इसमें बड़ा मैटर करता है। कई बार आपके ग्रह नक्षत्र सब ठीक रहे, पहले ही बार में अच्छा हो जाएगा सिलेक्शन आपको, और कई बार होगा कि 2 बार 4 बार आपको देना पड़ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए है क्या कि आपका डिप्रेशन हो जाएगा। कई बार मन होगा कि छोड़ के चले जाएं, तो बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं तो उनका नहीं हो पाता है। तो छोड़ना नहीं है, और उस सिचुएशन में आपको ये होगा कि यहाँ आइएगा, यहाँ के एम्बियंस आपको मदद करेगा मोरली अपलिफ्ट करने में, मजबूती देता रहेगा। इसलिए छोड़ना नहीं है गाइडेंस, के आ करके बार बार जो है मिलते रहना है। मतलब कब आ करके टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन कर लिए, कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन विजिट करते रहिए ताकि जो है आपका मोरल बूस्टिंग होता रहे। मिल के जाते रहिए और देते रहिए, एग्जाम हो जाएगा। ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
थैंक यू सर।